हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में पढ़े थे, तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ का यूज़ होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और उस ऑब्जेक्ट पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आएगा, ठीक है। तो जब वो मूवमेंट में आएगा तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम बनेगा, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर्ड होगा वो, ठीक है, और उसका कुछ मास तो है तो उसका मोमेंटम बनेगा कुछ में स्टार्टिंग में। और उसके बाद में जब उस जो ऑब्जेक्ट जिसको मैंने फोर्स लगाया था, अगर मैं उसको रोकने की कोशिश करूं, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे भी उसका मोमेंटम में चेंज आएगा, मतलब उस प्रेजेंटली उस टाइम पे उसका कुछ मोमेंटम होगा। तो ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम जो भी होगा, अगर आप दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और दो ऑब्जेक्ट के इनिशियल मोमेंटम कुछ भी हो, तो इनिशियल मोमेंटम का सम, और अगर वो जाके टकराए किसी चीज पे, तो फाइनल मोमेंटम का सम दोनों के दोनों बराबर होता है। ये होता है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ का यूज इसमें हम लोग करते हैं। जैसा कि न्यूटन के थर्ड लॉ में तो आप जानते ही हैं कि जो फोर्स होता है वो कपल फोर्स होता है हमेशा। तो अगर आप किसी चीज पे भी कुछ भी फोर्स लगाएंगे तो वो अपोजिट में भी हमको ही उतना फोर्स लगाएगा, और इसी के ऊपर में हम लोग इस पे काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, ठीक है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। देखिए कैसे है ये। मान लीजिए कि मेरे पास में एक गन है, ठीक है। अब इस गन से मैंने बुलेट को फायर किया। क्या किया? बुलेट को फायर किया। तो जब ये बुलेट फायर होगा, आगे जाएगा, तो हमको ये मालूम है कि अगर बुलेट पे फोर्स लगा है तो ये बुलेट भी अपोजिट में फोर्स लगाएगा। किस पे? इस गन पे, ठीक है। तो बुलेट का जो भी फोर्स होगा, तो ये किधर होगा? फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। तो बुलेट क्या करेगा? कपल फोर्स लगाएगा और इसके अगेंस्ट गन के ऊपर में एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल। मतलब कि आपका जो गन है वो पीछे खिसकने की कोशिश करता है, ठीक है। अब पुराने टाइम पे जो गन होते थे उस पर उतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था। अब के टेक्नोलॉजी पे कैसा है कि यहाँ पास में एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है। तो वो स्प्रिंग क्या करता है कि जो ये रिपल्सन, ये रिकॉइल फोर्स जो पीछे लग रहा है, ठीक है, इसके मोमेंट को सडनली डेल टी के टाइम से चेंज करते जाता है, और जिसके कारण हमको हाथ में उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगता। अगर ये यहाँ पास में स्प्रिंग सिस्टम ना हो तो जितना तेजी से गन आगे जा रहा है उतना ही रिकॉइल फोर्स गन के पीछे लगाएगा, गन में लगाएगा, और हमारा हाथ टूट भी सकता है, काफी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कपल ऑफ फोर्स का एक एग्जांपल, कपल ऑफ फोर्स। और इसी का यूज करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर भी हमको वर्क करना है। तो देखिए, तो मान लीजिए कि बुलेट है हमारे पास में, इसको ए मान लीजिए, गन है हमारा बी, ठीक है। तो देखिए, बी वाला ए पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ ए बी। तो ए वाला बी पे लगाएगा तो माइनस एफ बी ए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इस दोनों का जो मोमेंटम था, वैसे तो वो स्टॉप में है, पर कुछ ना कुछ तो मोमेंटम होगा ही, कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। तो कितना मोमेंटम होगा? तो गन का आप मोमेंटम मान लीजिए P, और सॉरी, बुलेट का मोमेंटम मान लीजिए P और गन का मोमेंटम मान लीजिए Q। तो इनिशियल मोमेंटम P मान लीजिए, इसका फाइनल मोमेंटम, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इनिशियल मोमेंटम। अभी ये स्टॉप पोजीशन में है इसलिए इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, ठीक है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम को P मान लीजिएगा और P डैश को फाइनल मोमेंटम मान लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही क्यू को आप इनिशियल मान लीजिएगा, यहां लिख लेता हूं मैं, क्यू को आप इनिशियल मान लीजिएगा गन का, और क्यू डैश को आप फाइनल मान लीजिएगा, ठीक है। तो एफ ए बी मतलब कि ए पे फोर्स लग रहा है बी के द्वारा, ठीक है। देखिए, तो हम क्या लिखेंगे यहां पास में? यहां पास में आएगा कि सबसे पहले बुलेट का आप समझिए, ठीक है। तो मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल टी, यही होता है।
तो डेल टी को अगर मैं फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एफ डॉट डेल टी इक्वल टू डेल पी, यही आएगा। ठीक है, डेल पी मतलब कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, अगर मैं दोनों तरफ में डेल टी और इधर भी डेल टी मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि जिस टाइम पे बी ने ए पे फोर्स लगाया उतने ही उसी टाइम पे ए ने भी बी पे फोर्स लगाया। ठीक है, तो अब इसकी जगह में मैं क्या लिख सकता हूं? पी लिख सकता हूं। मान लीजिए इस पे क्या चेंज आ रहा है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन कर लीजिएगा। ठीक, P को आप उधर ले जाइए, Q को आप इधर ले आ सकते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए कैसे P इस Q को आप सॉरी ये माइनस यहाँ रहेगा ना, ये माइनस है यहाँ पास में। ठीक है, P डैश डॉट P और ये बनेगा माइनस Q डैश और ये बन जाएगा प्लस Q, तो Q डैश इधर आएगा, तो देखिए P डैश प्लस Q और ये रहेगा Q, वो P इधर चला जाएगा तो P प्लस Q। तो इससे एक चीज क्या पता चलता है हमको? इससे ये पता चलता है कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ठीक है, सॉरी फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन जो रहेगा वो इक्वल रहेगा किसके? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन। यही हमारा इक्वेशन बन के आता है और इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब कि इनिशियल इन दोनों का जो भी मोमेंटम होगा, अभी तो प्रेजेंटली ये जीरो मोमेंटम में है, दोनों के दोनों स्टॉप पोजीशन पे, तो आफ्टर द फायरिंग जो गन का मोमेंटम होगा और जो बुलेट का मोमेंटम होगा उसका अगर मैं सम कर दूं तो वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर ही होने वाला है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या आता है? इन दोनों को अगर करोगे तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस गन इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस गन, यही बनेगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसको और भी एग्जांपल से बनाया जाता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों कुछ वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बाद में एक ने दूसरे के ऊपर ठोक दिया या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो गए और उसके बाद एक फाइनल मोमेंटम बन के आता है। तो बताइए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिलेशन उन दोनों से कैसे निकल के आता है। तो इसी तरीके से आपको उसको भी करके बताना है। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट B है यहाँ पास में और ऑब्जेक्ट A है यहाँ पास में, दोनों के दोनों का कुछ मास है। इसका मान लीजिए m1 है और इसका मान लीजिए m2 है। सॉरी A है तो m मान लीजिएगा इसको और B है तो m2 मान लीजिएगा। ठीक है, दोनों की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इसको मान लीजिएगा u1 और इसको मान लीजिएगा u2। ठीक है, ठीक, अब ये दोनों चल रहे हैं, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम ये एक दूसरे को ऐसे कोलैप्स कर गए। ठीक है, इस तरीके से ये B है और ये A है, ये इसको हिट किया होगा तो इसने भी इसके ऊपर में रिवर्स में फोर्स लगाया होगा और उसके बाद इसकी B की वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। B की वेलोसिटी चेंज हो गई, इसको मान लीजिए ये V2 हो गया। ठीक है, और इसका मास पे तो चेंज आने वाला नहीं है। उसी टाइम पे A पे भी चेंज आ गया और ये था m1 और ये था m2, तो इसका वेलोसिटी हो गया v1। इनिशियली u1 था, फाइनली v1 हो गया, इसका वेलोसिटी में चेंज आ गया। अब इसका वेलोसिटी v2 हो गया और मास तो m2 है, इसके वेलोसिटी में भी चेंज आ चुका है दोनों के। तो बताना है कि इनका ये चेंज वाले का जो मोमेंटम बनेगा आपका और चेंज होने से पहले का जो मोमेंटम है क्या वो इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से बनाया जाता है। देखिए मैं आपको मिटा के बनाता हूँ, यहाँ पर हम जगह थोड़ा बना लेते हैं तो देखते हैं। चलिए इसको, तो फॉर्मूला क्या हमारा? एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यही है। इसका मतलब क्या है कि ए पे बी ने फोर्स लगाया तो ए का वेलोसिटी जो होगा वो चेंज हो गया होगा, मतलब मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया होगा। इसके लिए यहाँ पास में डेल टी और डेल टी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम
किस टाइम पे इसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा, ठीक है। अभी देखिए ए का मोमेंटम चेंज हुआ तो मोमेंटम कैसा होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1, यही है। इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1 u1, यही था, इक्वल टू माइनस, अब देखिए ए ने बी पे भी फोर्स लगाया तो बी का भी मोमेंटम चेंज हुआ होगा। तो देखिए मोमेंटम क्या था, m2 v2 माइनस m2 u2, यही होगा, ठीक है। देखिए m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू, माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2, यही होगा, ठीक है। देखिए इसको आप उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये आएगा m1 v1, इसको इधर लाएंगे तो बनेगा m2 v2, इसको लिखेंगे तो ये बनेगा इसको इधर ले आइएगा m1 u1 प्लस m2 u2। देखिए ये आपका बन गया इनिशियल मोमेंटम और ये बन गया आपका फाइनल मोमेंटम। तो इससे क्या पता चलता है कि इनिशियल ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो भी मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के सम के बराबर होने वाला है, और इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन। अब इस कंजर्वेशन में भी दो फॉर्म आता है, एक इलास्टिक आता है और एक इनइलास्टिक आता है। इसको हम लोग वर्क एंड एनर्जी वाले में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इलास्टिक वाला फॉर्मूला आता है उसमें आपका एनर्जी का भी रिलेशन आ जाता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिलेशन भी हम लोग पढ़ लेंगे। वैसे तो 9th में आपने पढ़ा है कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज चेंज अवर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करता है कि जब ये दोनों चीज़ें टकराएगी एक दूसरे से तो इसमें एनर्जी का फॉर्म आएगा। अब जब एनर्जी का क्रिएशन होगा तो एनर्जी क्या होता है, क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा। अब इसके कितने सारे एग्जाम्पल हमारे लाइफ में, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि जिन लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उधर से अगर बॉल आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है, तो आपको बैट को ज़्यादा तेज़ी से नहीं हिट करना पड़ता है और ऑटोमेटिकली सिर्फ आप इसको टच करिए तो वो अपना मोमेंटम बना के तो आ रहा है, और जितना मोमेंटम उसने लिया उसी बैट ने उसको उतना ही मोमेंटम वापस कर दिया, ठीक है। तो अगर बॉल धीरे आ रही है और आप बैट को ऐसे ही करके सिर्फ रखे हुए हैं तो वो उतना तेजी से नहीं जाएगा, क्योंकि बॉल ही धीरे आ रही है अगर, तो उस पर उतना मोमेंटम उसको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि फास्ट बॉल वाले को बस आपको टच करना रहता है और वो ऑटोमेटिकली कहीं भी आपका बाउंड्री को बहुत जल्दी टच कर जाता है, ठीक है। अब उसको आप बुलेट के तरीके से भी समझ सकते हैं। बुलेट में कैसा होता है कि आप किसी चीज को बहुत तेजी से फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। बुलेट का स्पीड तो बहुत तेज होता है, ठीक है। तो अगर बुलेट का स्पीड बहुत तेज है और आप उसको फायरिंग किए तो गन इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके रिकॉइल को वो झेल पाए, पहला चीज। सेकंड चीज, अब बुलेट जिस चीज को भी जाके हिट करेगा, ठीक है, तो उसका मोमेंटम काफी ज्यादा हाई होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी काफी ज्यादा हाई है। अब उसको रोकने के लिए भी उतना ही फोर्स चाहिए हमारे पास में, और उसको भी समय से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। तो अगर आप उसको रोकने के लिए उतना मोमेंटम उसको रिवर्स में मिलेगा, ठीक है। और अगर समझ लीजिए यहां से देखिए ये बुलेट जा रहा है, ठीक है, अब यहां से जा रहा है और यहां पास में कोई पर्सन अगर खड़ा है, अब ये इसको नहीं झेल पाया, इसका जो मोमेंटम था, ये मोमेंटम से इसको जब हिट किया, ठीक है, तो इस पे रिपल्सन फोर्स बनेगा, रिकॉइल फोर्स टाइप का, और ये इसको रिवर्स में हिट करने की कोशिश करेगा, रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अब इसके ये जो है ये इसको रोक नहीं पाया, तो इसके दो कारण अब यहाँ पर से बन सकते हैं। या तो ये इसको होल करता हुआ निकल जाए, क्योंकि इसके जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो छोटा होने के कारण जिस पॉइंट पे ये बनेगा तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया बुलेट बहुत छोटा होता है सामने से और चौखीला होता है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा और ये इसको हिट करके चला जाएगा, ठीक है। एक ये हो सकता है। अगर इसका प्रेशर बहुत कम बनता है एग्जाम्पल, तो ये अपना मोमेंटम को, उतना ही मोमेंटम इसको मिलने वाला है, तो ये इसको हिट करेगा पीछे में, और इसको रोकने के लिए इसको बहुत ज्यादा चोट लगेगा। चोट लगने में इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि समझ लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी यहाँ से चल रही है और एक पर्सन यहाँ पास में, अगर इसकी स्पीड बहुत ही कम है, मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चल रहा था, तो यहाँ पास में जो पर्सन है इसको काफी कम चोट लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी मोमेंटम को झेल पाएगा। फोर्स जो रिलेशन है, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो कुल मिला के टाइम का रिलेशन फोर्स में ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए
ये फोर्स ये यहाँ से इसको हिट किया और समय जो इसका स्पीड है वो बहुत कम है, तो मोमेंटम कम है तो फोर्स भी कम लगेगा। अब इसको चोट भी कम लगेगी, तो अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो इसको रोकने के लिए भी फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। तो अगर ये पर्सन के पास इतना फोर्स है इसको रोकने के लिए तो कोई बात नहीं, ओके है। अगर नहीं है तो इसका मोमेंटम इस पर भारी पड़ जाएगा और ये इसको आगे घसीटता हुआ ले जाएगा। ऐसा होता है। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पास में एक दीवार है और यहाँ पास में एक बॉल है, ठीक है। अब ये यहाँ से एक बॉल यहाँ हिट कर रही है और यहाँ से भी एक बॉल इसको हिट कर रही है, दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम मोमेंटम है, ठीक है। ऐसी अलग अलग कंडीशंस ली जाती है। देखिए अब ये वाला जो बॉल है ये जब इस दीवार को हिट करेगा तो ये इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो उससे क्या होगा कि ये तो रिजिड बॉडी है ना, तो रिजिड बॉडी इसको रिपल्सन फोर्स लगाएगा और ये पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाला बॉल जब इस बॉल को हिट करेगा और ये रिजिड फॉर्म में नहीं है तो ये क्या करेगा, इसको जब हिट करेगा तो ये भी इस पे रिवर्स फोर्स लगाएगा। अभी ये स्टेशनरी पोजीशन पे है और ये आपका मोमेंटम में है, तो ये क्या करके जब इसको हिट करेगा तो ये इस पोजीशन पे आएगा और ये रुक जाएगा यहाँ पास में और ये आगे बढ़ जाएगा, पूरा मोमेंटम इसको दे देगा। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस हैं काफी सारी, तो आपके बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोला है एकदम भी, रेफरेंस बुक में डिटेल में दिया रहता है और एनसीईआरटी में पता नहीं आजकल उतना डिटेल में चीज़ें नहीं दे रही हैं, पर काफ़ी चीज़ें दे रही हैं। वैसे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इतना ही है। अलग अलग कंडीशंस बोला जाता है कि जो मासेस हैं अगर वो अलग कर दिया जाए, या अगर जो ये मास है m1 और m2 का जो मास है उसको अगर सेम कर दिया जाए तो क्या होगा। फिर उसका ऐसा भी बोला जाएगा आपको कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट जाके उसको हिट करेगा तो क्या होगा, और ऐसा भी बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी मोशन में है जैसा कि ये वाला, तब अगर वो एक दूसरे को हिट करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, अपन क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करके देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ओके देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। एक कार ऑफ मास 1000 kg, ठीक है, एक कार है जिसका 1000 kg का वेट है। तो हम गिवन पहले से लिखते जाते हैं, गिवन दैट सॉल्यूशन है। तो मान लीजिए कार का जो मास है उसको हम m1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1000 kg। फिर बोल रहा है ट्रैवलिंग एट 32 मीटर पर सेकेंड डैशेस इनटू द रेयर ऑफ ए ट्रक ऑफ मास 8000 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक कार है जो 32 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी और कार वाले ने ट्रक को पीछे से ठोक दिया और ट्रक का जो वेट था वो था 8000 kg, ठीक है। और वो भी उसी डायरेक्शन में चल रहा था, जैसे कार भी अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, ये कार है और ये ट्रक है, तो ट्रक भी आपका इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। कार का स्पीड हो गया 32 और 8000 kg का ये 1000 kg का ये है और ये 8000 kg का है और इसका स्पीड जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो 32 की स्पीड से ये चल रहा था और 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये चल रहा था। अब क्या हुआ, आफ्टर द कोलिजन कार वाले ने इसको पीछे से हिट कर दिया ट्रक वाले को। तो कार को क्या हुआ उससे, अब ट्रक तो काफी हैवी था, तो ट्रक वाले ने क्या किया, इस पर रिवर्स इतना फोर्स लगाया कि कार हमारा पीछे मूव हो गया। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कार की थी 32 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी, फाइनल वेलोसिटी बनी है 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जा रहा था किधर, इधर जा रहा था, तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर 32 पॉजिटिव है तो देखिए कार बाउंस हो गया, मतलब पीछे हो गया, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, कितना, माइनस में इसको लेना है क्योंकि ये रिवर्स हो गया, ठीक है। ठीक, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर द इंपैक्ट, पूछ रहा है ट्रक की वेलोसिटी कितनी है। तो इनिशियली अब मास 2 मान लीजिए, ये हो गया 8000, ठीक है। ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी, अब इसको आप u2 अगर मानते हैं, ठीक है, तो u2 मतलब ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी, तो कितना था 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v2 हमको निकाल के बताना है, बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करा पाऊंगा आपको, तो आपको जितना बनता है आप जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं ट्राई करिए। नहीं बनता है, मेरा फेसबुक का पेज है अश्विन की पाठशाला के नाम से, आप उसमें जाके क्वेश्चन डाल दीजिएगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा,
ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि आपको बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है फिर भी आप उस पर आपका पेज पे डाल सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप क्वेश्चन को डाल पाएँ, ठीक है। तो फेसबुक पे आप डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, और अगर सोल्यूशन आपको नहीं बन रहा है तो मैं सोल्यूशन भी आपको करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम, फिर m1v1 प्लस m2v2, इसमें से v2 हमको निकालना है। m1 हमारे पास में है, m2 हमारे पास में है, तो m1 कितना है 1000, u1 कितना है 32, m2 कितना है 8000, u2 कितना है 4, m1 कितना है 1000, v1 कितना है -8 प्लस m2 कितना है 8000, और v2 हमको निकाल के बताना है, ठीक है। यही है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बनेगा 32,000, ये बनेगा 4 8 32, मतलब ये भी 32,000 बनने वाला है आपका, ठीक है। 4 8 32, ठीक है। ये कितना बनेगा -8000 प्लस ये बनेगा 8000 v2, ये बनने वाला है 32 क्या बनेगा 64,000, फिर ये इधर आ जाएगा तो प्लस कर दीजिए 8000 इक्वल टू 8000 v2, ठीक है। ठीक है, अब इसको सम कर दीजिए तो कितना आएगा 0 3 0, फिर इसका 8 और ये 4 12 का 2 1 ऊपर और 6 1 7 इक्वल टू 8000 v2, 8000 को नीचे ले आइए तो 72,000 डिवाइड बाई 8000 इक्वल टू v2, 0 0 0 0 0 कैंसिल, 8 1 जा 8 9 जा 72, ठीक है। तो v2 कितना है हमारा 9 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियली जो ट्रक था उसका स्पीड क्या था 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब जैसे ही कार वाले ने उसको पीछे से हिट किया, ये तो पीछे हो गया, ठीक है, पर जब ये हिट हुआ इसको फोर्स लगा पीछे की तरफ, तो इसने आगे भी इसको भी फोर्स लगाया होगा आगे, तो ये 4 के जगह अब 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने लग गया। पहले कितना चल रहा था 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, अब चल रहा है 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा आप देखे होंगे काफी ज्यादा। अब ट्रक का जो वेट है वो बहुत ज्यादा अगर होता, मान लीजिए कि वो दीवार होती और ट्रक कार ने उसको जाके हिट कर दिया, ठीक है, तो होता क्या, दो कंडीशन बनती, या तो यहां पास में जो दीवार है वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, और कार तोड़ के आगे निकल जाए। अगर कार हमारा समझ लीजिए ट्रक जो है दीवार है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है और कार जाके हिट किया, और जो आपका दीवार है वो पूरा का पूरा उसको एक्वायर कर सकता है फोर्स, मतलब उतना वो फोर्स इस पर रिवर्स लगा सकता है, तो वो इस पे इतना फोर्स लगाएगा और कार पूरी चपट जाएगी, एकदम डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला जो चीज है उसको आप जब हिट कर रहे हैं तो आप किसको जाके हिट कर रहे हैं। अगर सामने साइकिल होता तो कार वाले को कुछ भी नहीं होता, क्या होता, कार वाला उसको हिट करता, साइकिल वाला दूर जाके फेंकाता और कार वाला आराम से आगे निकल जाता, ऐसा भी होता, ठीक है। ऐसा होता ही है, अगर आदमी कोई सामने आ जाए और कार वाला आया हिट किया तो आदमी कहां उड़ के फेंकाएगा पता नहीं, कार वाला निकल जाता है चुपचाप, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप अलग अलग सिनेरियो में इसको देख सकते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो कैसे वर्क करता है, और ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप किसी भी चीज का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक आपको बस इनिशियल मालूम होना चाहिए। तो अब इन्वेस्टिगेशन जब होता है, ऐसा एक्सीडेंट होता है तो इसी तरीके से पता किया जाता है कि कार वाला इतनी स्पीड से होगा, ट्रक वाला इतनी स्पीड से अगर चल रहा है, तो एक अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। उनको मालूम नहीं होता है पर वो एक अंदाजा लगा सकते हैं। और कई जगह में आपने ये भी देखा होगा कि समझ लीजिए स्कूल आ गया या ऐसा कुछ आ गया, तो उस टाइम पे आपको बता दिया जाता है कि आपको इतनी स्पीड से ही चलना है, ठीक है। ऐसा इसलिए रहता है कि जब आप गाड़ी को चलाते हैं, आप समझ लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको बोलेगा कि इस रोड से आपको इतनी स्पीड से जाना है, और सामने अगर कोई पर्सन आ गया, ठीक है, तो आपको उसको हिट करने से पहले आप ब्रेक लगा देंगे। तो ब्रेक कैसा होगा कि आपका एक स्पीड जो होता है, ठीक है, अब स्पीड के हिसाब से वो ब्रेक वर्क करता है। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के कुछ डिस्टेंस बाद आपकी गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। तो जब आपकी गाड़ी रुकेगी तो अगले पर्सन को कुछ होना नहीं चाहिए, इसीलिए आपको स्पीड को स्लो करना पड़ता है पहले से ही,
तो पहले से आपको बताया था कि इतनी स्पीड से अगर आप चलेंगे, और गाड़ी वाले जितने भी मैन्युफैक्चर होते हैं उनको बोल दिया जाता है कि आपका ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि इतनी स्पीड से अगर जा रहा हूं तो इतने डिस्टेंस ही आगे बढ़ पाएगा ब्रेक लगाते ही साथ। अब इसमें ब्रेकिंग सिस्टम का खेल आ जाता है थोड़ा सा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुराने टाइम पे जो ब्रेक होते थे वो एक डिस्क टाइप से चिपक जाते थे और आपकी जो कार है वो स्लिप होते हुए जाते थे, ठीक है। अब इसी में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उस पर इसको वर्क कराइएगा आप अगर, तो कैसा होता है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आजकल आता है ABS करके बोलते हैं, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। वो क्या करता है कि कार में धीरे धीरे ब्रेक लगाता है, मतलब एक बार ब्रेक लगाएगा छोड़ेगा, ब्रेक लगाएगा छोड़ेगा, ब्रेक लगाएगा और छोड़ेगा, ABS जिसको बोला जाता है। तो जिससे डेल्टी टाइम जो रहता है, इस टाइम पे जो कार है उस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, रोकने के लिए, वो रिड्यूस होते जाता है, और जिसके कारण जो आपका कार का जो टायर है वो स्लिप नहीं होता, और आपकी कार जो है या जो भी बाइक है वो तुरंत रुक जाती है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है और अडॉप्ट कराया जा रहा है जितने मैन्युफैक्चरर हैं, कि जो हम रूल्स बना रहे हैं उस पर वो खड़े हो पाए, ठीक है। तो काफी डिटेल में है ये सब, आप जितना सोचेंगे उतना कम है। कमेंट सेक्शन में आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, उसके ऊपर बात जरूर करेंगे, क्योंकि दिमाग में मत रखिएगा ज्यादा, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे, कंजर्वेशन का टॉपिक को। अगर इस वीडियो पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, कि कोई बॉडी अगर इधर उधर बिखर रही है तो उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे लाएं, मतलब कि पूरे सिस्टम का जो फोर्स है उसे जीरो कैसे किया जाए, ठीक है। काफ़ी कुछ है, मस्त, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टेंशन भी इस पे आता है कि समझ लीजिए कि कोई अगर दो ऐसी चीज़ रखी गई है और उसे अगर आप समझ लीजिए कि दो चीज़ें कुछ लटक रही हैं और उसे आप रोकना चाहते हैं, तो आप ऊपर में फोर्स रखना पड़ता है। तराजू को आप समझ सकते हैं कि दो चीज़ें आप इस तरह से रखते हैं, वेट कर रहे हैं, तो तीसरा जो बंदा ऐसे पकड़ा रहता है, ठीक है, तो वो एकदम इक्वल फोर्स लगाना चाहिए। तो कांटा देखते होंगे आप, इधर से उधर डो लगता रहता है, तो उस पर भी छेड़छाड़ी होती है। जो बंदा इसको पकड़ा है तराजू को, तो वो इस पर धांधली कर सकता है, और अगर ये बराबर फोर्स ना लगाए तो अगर इसको हल्का सा ऐसे टिल्ट कर भी दे वो हल्का सा, तो इधर कभी मुड़ जाएगा, कभी इधर मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से काम भी होते हैं, ठीक है। तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे लैमिस थ्योरम, ठीक है। तो लैमिस थ्योरम में आपको ये बताया जाएगा कि जो आपका फोर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे आपका एंगल लगेगा, किस एंगल पे कितना रहेगा, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आपके ब्रिज में होता है, ठीक। आप देखे होंगे कि जो आजकल ब्रिज बनते हैं उस पर वायर टेंशन ऐसे करके रहता है। हावड़ा ब्रिज में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लंदन ब्रिज उसी बेस पे बना हुआ टेंशन पे, कि किस पे कितना फोर्स लगेगा, किस एंगल पे रहना चाहिए। फिर इलाहाबाद में आपका संगम का जो मेन आपका जो नदी है उस पर भी एक ब्रिज बना हुआ है, और काफ़ी सारे हैं। एक शायद आपका मुंबई में बना हुआ है बांद्रा में, कि किस जगह में एग्जैक्टली मालूम नहीं है, काफ़ी फेमस ब्रिज है वो भी, उस पर भी आपका टेंशन का यूज़ किया गया है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं, रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं, इन चीज़ों का यूज़ होता है। हम हमेशा सोचते हैं ना कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका यूज़ है कि नहीं है, तो आप इन चीज़ों को, एप्लीकेशंस को उस पर जोड़ सकते हो आप, ठीक है। तब तो आपको फील आएगा कि हाँ ये सब समझ रहे हैं आप। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इतना छोटा सा टॉपिक है, पर इसका यूज़ कितना है, आप इस कितने एप्लीकेशन है, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि इस जगह में भी यूज़ कर सकता हूँ, इस जगह में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कि आप किस जगह में इसका यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ गया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।